हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो टॉपिक आपका हो गया था इधर हाईएस्ट एबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसमें पढ़ाया गया था मॉडरेट क्लाइमेट के बारे में, एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में और इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में। तो विंड्स आर कॉज बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ के आसपास की हवा के अनइवन हीटिंग के कारण हमारा विंड्स बहता है। जहाँ ज़्यादा हीट होता है वहाँ हवा हल्की होती है और हमेशा हॉट बाइंड जो होता है कूल बाइंड की ओर बहती है, और कूल बाइंड आपको हॉट बाइंड की ओर बहती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, कुछ हवाएं जो होती है समुंदर से सागर की ओर से बहती है। वो हवाएं कूल होती है और मॉइस्ट होती है, यानी नमी युक्त होती है, यानी ठंडी हवाएं। समुंदर की ओर से बहने वाली हवाएं ठंडी और मॉइस्ट होती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट एरिया, जब हवा हॉट एरिया से राइज कर बहती है तो टेम्परेचर और आसपास का राइज करता है। जब हवा कोल्ड एरिया से बहती है तो वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज करता है। समटाइम्स विंड्स इज ए मॉइस्ट लेडन क्लाउड, कभी कभी तो ऐसा होता है विंड्स अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आता है और उससे बादल का निर्माण होता है, और आफ्टर ऑल बादल बनने के बाद रेनफॉल होती है, यानी वर्षा होती है। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ द रेन इट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। कहता है इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई, अगस्त, सितंबर के मानसूनी बैंड्स के कारण मानसूनी हवाएं बहती है, जिसके कारण अरब सागर से उठने वाली हवाएं और बे ऑफ बंगाल से उठनी वाली हवाओं के कारण हमारे यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर में वर्षा होती है ना। जो हवाएं आपको अरब सागर, बे ऑफ बंगाल से लैंड की ओर बहती है। विंटर आर यूजुअली ड्राई, सर्दी का मौसम में हमेशा ड्राई होता है। बिकॉज ड्यूरिंग विंटर द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू टुवर्ड द सी, क्योंकि उस समय जो हवाएं बहती है वो लैंड से सी की ओर बहने लगती है ना, अपोजिट हो जाती है। बिसाइड ऑफ द सीजनल बैंड्स देयर वेरियस लोकल बैंड्स आर इन्फ्लुएंस इन द क्लाइमेट। कहता है कुछ सीजनल बैंड्स के अलावा कुछ लोकल बैंड्स भी बहती है जो उस जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया नॉर्थन प्लेन इट्स वेरी हॉट, ड्राई वाइंड्स ब्लो। इंडिया के नॉर्थन भाग में कुछ गर्म, बहुत ही गर्म हवाएं और सूखी हवाएं चलती है, जिसके हम लोग लू कहते हैं, है ना। इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थन प्लेन इज वेरी हॉट एंड ड्राई वाइंड्स ब्लो, इट इज़ कॉल्ड लो। कहता है जो हवाएं नॉर्थन मैदानी भागों में जो गर्म हवाएं और हॉट एंड ड्राई वाइंड्स ब्लो करती है उसी को हम लोग लू कहते हैं। इट्स इन द सम एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, है ना, कुछ ठंडे प्रदेशों से आइसी वाइंड्स बहती है, यानी बर्फीली हवाएं बहती है, और मेक द क्लाइमेट वेरी कोल्ड, जिससे हवा बहुत ही ठंडी हो जाती है, और इसको हम लोग मिस्ट्रल इज ए कोल्ड मिस्ट्रल कहते हैं। मिस्ट्रल इज ए कोल्ड नॉर्थी वाइंड्स, है ना, नॉर्थली वाइंड विच इज ब्लो फ्रॉम द सेंट्रल फ्रांस एंड आल्प्स टू द मेडिटेरियन सी। कहता है मिस्ट्रल एक नॉर्थली वाइंड से नॉर्थन की ओर बहने वाली बर्फीली हवाएं हैं, है ना, जो विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल फ्रांस से बहती है, कहाँ, आल्प्स पर्वत से मेडिटेरियन रीजन की, यानी भूमध्य सागर क्षेत्र में। फैक्ट एंड फैक्ट में पढ़ेंगे हिमालय इज ए क्लाइमेटिक बैरियर। हिमालय आपका क्लाइमेटिक बैरियर है, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड वाइंड्स होती है उससे हमारी ये रक्षा करती है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में कोल्ड हवाएं बहती है और वो कोल्ड हवाएं हिमालय रोक लेती है और वो इंडिया में प्रवेश करने नहीं देती है। इस कारण से हिमालय प्रोटेक्टेड बैरियर कहलाता है, क्लाइमेटिक बैरियर भी कहलाता है। अगला टॉपिक आपका है ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर या नमी की मात्रा जो मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को और वहाँ के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी इज द लैंड मेक द वेदर ह्यूमिड एज दे कंटेन ए लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। जो हवाएं समुंदर से लैंड की ओर बहती है, यानी सी ब्रिज उसको कहते हैं, जो समुंदर से लैंड की ओर बहती है, वो अपने साथ, है ना, ह्यूमिड
और ये लॉट्स ऑफ मॉइस्चर लेकर आती है, और जिसके कारण उसका मौसम जो वेदर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड एयर कैन कॉज रेनफॉल, और ह्यूमिड एयर के कारण वर्षा होती है। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिसाइडिंग क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, है ना। अमाउंट ऑफ रेनफॉल के आधार पर किसी भी एरिया का हम क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जानते हैं। सम प्लेसेस एक्सपीरियंस रेनफॉल, है ना, कुछ थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ सालों भर वर्षा होती है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ समर में वर्षा होती है, कुछ ऐसी जगह होती है कि विंटर में वर्षा होती है, और कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है ना, ड्यूरिंग द समर के मौसम में भी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ क्लाइमेट और का नेचर कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के आधार पर हम लोग करते हैं। अगला आपका हेडिंग है क्लाइमेटिक जोन। द ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन। कहता है तापमान और वर्षा के आधार पर अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। टोरिड जोन सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, यहाँ का जो तापमान है वो सर्वाधिक अत्यधिक गर्म होता है, और ये इक्वेटर से 27 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 27 डिग्री नीचे बहती है ना, 27 डिग्री नीचे लाइज करती है। आपका दूसरा है टेम्परेट जोन, जो टेम्परेट जोन में है 27 डिग्री से नॉर्थन हेमस्फीयर से 66 डिग्री के बीच में, है ना, नॉर्थन हेमस्फीयर में है, और 27 डिग्री साउथर्न हेमस्फीयर में से 66 डिग्री साउथर्न हेमस्फीयर में आपका टेम्परेट जोन आता है, जहाँ का जो जलवायु होता है, क्लाइमेट होता है, वह मॉडरेट होता है, ना तो हॉट ज़्यादा ना कोल्ड होता है, ना ही ज़्यादा हॉट होता है। क्लाइमेट आपका यहाँ मॉडरेट होता है, और वर्षा भी आपका वहाँ मॉडरेट होती है। और तीसरा है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में क्या होती है, वर्षा आपका फ्रिजिड जोन में सबसे सर्वाधिक ठंड होता है, क्योंकि ये पोल के पास पाया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास। ये जोन दोनों आपका फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के पास पाया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से और पढ़ेंगे आप तीनों जोन के बारे में अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका ये लास्ट एक पेज बच रहा है, हाफ पेज, जिसको हम अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे। तब तक आप ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें, जिनके पास बुक है। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीदे जल्द से जल्द, स्कूल में बुक मिल रहा है ना, आप लोग बुक ले लीजिए ताकि आपको फ़ायदा होगा पढ़ने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।